and welcome. You are welcome to my series that is Learn Radiology with Dr. Anil Joshi. This series has got multiple videos. Some videos are meant for medical experts, that is radiologist. Some videos are meant for paramedical people और ऐसे भी वीडियो है जो आम लोगों के लिए है। आज हम जिस बात कर रहे हैं, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, वो पूरा हिंदी में होगा और वो सब आम आदमी के लिए होगा जिनको अलग अलग टॉपिक पे हम अलग अलग तरह के लेक्चर देते हैं। आज के टॉपिक का नाम है गर्भस्थ शिशु की सोनोग्राफी। एक सोनोलॉजिस्ट कैसे गर्भ पे निगरानी रखता है और कैसे उस बच्चे की ठीक तरह से ग्रोथ हो रही है, कुछ उसको तकलीफ नहीं है, ये सभी के बारे में जान लेता है। वैसा देखा जाए तो एक गर्भधारणा बहुत ही खुशी की बात होती है, ना तो माँ को मगर सभी घर वालों को, क्योंकि उनके घर में एक मेहमान आने वाला है और उस मेहमान के स्वागत के लिए सभी तैयार होते हैं, सभी में एक जोश रहता है। और उस समय माँ के मन में एक चीज भी रहती है, क्या अपना बच्चा ठीक है, क्या उसको कुछ तकलीफ नहीं है। तो उसके लिए हमेशा एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन की मदद ली जाती है जो उनको अच्छी तरह से सलाह देती है और कई बार सोनोग्राफी भी करने के लिए बोलते हैं। तो पहली इसमें जो बात है सोनोग्राफी के लिए इंडिकेशन जिसको बोलते हैं, वो ये भी होना चाहिए प्रेगनेंसी है या नहीं। उसके लिए तो यूपीटी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी है और सोनोग्राफी भी है, मगर इधर हम सोनोग्राफी की बात करेंगे। सबसे पहला सोनोग्राफी में कब पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ जाते हैं वो भी हम देखेंगे और उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट होती है वो भी देखेंगे। तीसरा ये भी है कि जब भी प्रेगनेंसी आ जाती है तो घर के सब लोग सलाह देने लगते हैं, तो माँ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बच्चे के लिए अच्छा रहेगा और क्या करना चाहिए। जैसे कि बच्चे में फर्क यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है, वैसे भी बहुत से हार्मोनल चेंजेस माँ भी बन जाते हैं। वो दोनों भी देखने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो आज हम देखेंगे कि ये सोनोग्राफी कभी की जाती है, कैसे की जाती है और उसमें क्या दिखता है। तो चलो लेट्स गो। तो चलो तो हम जाने इस 3 महीने में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसमें 2 चीजें होती है, इसमें 2 टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक है एम्ब्रियो और दूसरा है सैक। एम्ब्रियो इज मीनिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, व्हेन ऑर्गन स्टार्ट फॉर्मिंग उसको ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब 10 हफ्ते तक फीटस में पोल आ जाता है, दिल आ जाता है, हार्ट की धड़कन चालू हो जाती है, मगर ऑर्गन सेपरेशन ये 10 हफ्ते के बाद ही चालू जो होता है। इससे 10 हफ्ते के बाद उसको फीटस बोलते हैं और उसके पहले एम्ब्रियो बोलते हैं। तो बहुत से बार जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं सोनोग्राफी करो। तो सोनोग्राफी क्यों की जाती है, कौन से हफ्ते में की जाती है, किसके लिए की जाती है, चलो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज है कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पीरियड मिस होने के बाद पहले हफ्ते में यह आशंका आ जाती है कि कुछ गुड न्यूज है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए प्रिकॉशन लेने पड़ेगी। तो सबसे पहले की जाती है उसको बोलते हैं यूपीटी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। वो करीबन 3 दिन के बाद भी पॉजिटिव आ जाती है या पीरियड जब डेट हो उसी दिन भी पॉजिटिव आ सकती है। तो यूपीटी इज मोर सेंसिटिव। नाउ व्हाई सोनोग्राफी डिटेक्ट सैक, मतलब सोनोग्राफी से गर्भाशय की थैली में जो सैक आ जाता है उसको देखा जाता है और वो करीबन 6 हफ्ते के बाद आता है, यानी कि 7 या 8 दिन पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके बाद आ जाते हैं। तो उसके लिए की जाती है दैट इज 6 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद की जाती है और पहली टेस्ट होती है अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो। मगर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहती है वो उसके बाद की 7 या 8 वीक्स की, क्योंकि 7 या 8 वीक्स को दिल की धड़कन आना चालू हो जाता है। तो ये दूसरी जो सोनोग्राफी की जाती है दैट इज 7 to 8 वीक्स। मतलब ऐसा नहीं 6 हफ्ते को भी करो और 7 हफ्ते को भी करो, उन दोनों में से एक की जाती है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो शायद 7 या 8 वीक ये ज्यादा अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा दिल की धड़कन है या नहीं देखने के लिए। और तीसरा, अगर पेशेंट को कुछ कंप्लेंट है, तकलीफ है, तो देखना पड़ेगा प्रेगनेंसी थैली में है या थैली के बाहर है। उसके लिए जो की जाती है सोनोग्राफी वो शायद पेट के ऊपर से भी कर सकते हैं हम या योनि मार्ग से भी कर सकते हैं।
ज़्यादा एक्यूरेसी योनि मार्ग से है जब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि गर्भाशय की थैली के बाहर की प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी रहती है थैली में, जैसे फाइब्रॉइड रहती है, ओवेरियन सिस्ट रहती है, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है इस समय करना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कितने बच्चे हैं, 1 है, 2 है या 3 है, ये इसी समय पता लग सकता है। तो हमने देखा 6 हफ्ते कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 7 to 8 कार्डियक एक्टिविटी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है या नहीं, सिंगल है, तीसरा उसके साथ कुछ गांठ है, थैली के बाहर कुछ तकलीफ है, उसके लिए ये सब सोनोग्राफी किए जाते हैं। और ये सोनोग्राफी करने के लिए आपको मैंने 2 तरीके बोले, एक है तो पेट के ऊपर से करते हैं और दूसरी योनि मार्ग से करते हैं, जिसको TVS बोलते हैं। TVS के लिए ज़्यादा एक्यूरेसी है क्योंकि उसके ज़्यादा डिटेल्स मिलते हैं, मगर अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत से बार पेट पे ही सोनोग्राफी करते हैं, मगर उसके लिए पेशाब की थैली भरी होनी चाहिए। और उसमें अगर डाउट आ गया तो ही ये दूसरे तरह यानी कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कर देते हैं, नहीं तो पेट के ऊपर की सोनोग्राफी ज़्यादातर बार ठीक रहती है, यानी कि काफ़ी रहती है। ये जो मेजरमेंट रहते हैं उसमें वो क्या क्या रहते हैं, एक तो सैक का मेजरमेंट रहता है, दूसरा बच्चे का मेजरमेंट में 2 आते हैं, एक बच्चे का पूरा लेंथ, दैट इज क्राउन रम्प लेंथ फ्रॉम हेड टू क्रम के लेते हैं, उसको CRL बोलते हैं। और तीसरा जो होती है उसको हेड का सरकमफरेंस यानी कि सर का सरकमफरेंस और सर का लार्जेस्ट डायमीटर, ये दोनों भी इस मेजर कर सकते हैं। यानी कि सोनोग्राफी क्या करती है, इसके बाद में 9वें वीक में एक तो बच्चे की लंबाई देखती है, फीटल हार्ट देखते हैं, उसके बाद हेड का सरकमफरेंस देखते हैं और उससे ज़्यादातर एबनॉर्मैलिटीज अगर है तो उसमें डिटेक्ट करके पेशेंट को बोला जाता है। प्लासेंटा लोकेशन के लिए एक तो वर्ड ऑफ कॉशन है, प्लासेंटा माइग्रेट ऊपर की तरफ होता है, यानी कि अगर इस तरफ मान लो कि प्लासेंटा थैली के मुंह के ऊपर है, फिर भी उसको रिपोर्ट ज़्यादातर बार नहीं किया जाता, एक्सेप्ट लो प्लासेंटा ऐसा लिखा जाता है, मगर प्लासेंटा प्रीविया नहीं बोला जाता क्योंकि अगली स्टेज में ये प्लासेंटा ऊपर की तरफ जाता है। यूट्रस की जो ग्रोथ रहती है ना वो ऊपर की तरफ रहती है, तो प्लासेंटा लोकेशन चेंजेस, जिसको माइग्रेशन ऑफ प्लासेंटा बोलते हैं। प्लासेंटा सोनोग्राफी पे तो 7 या 8 वीक से ही पता चलता है। उसके बाद में बाजू के पास, थैली के बाजू कुछ मांसपेश है, वो बढ़ रहे हैं नहीं, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं नहीं, ये भी देखना पड़ता है। उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लगेगी या नहीं, ये भी पता चलना चाहिए। और तीसरा है थैली के अंदर जो गर्भ की सैक रहती है वो चिपकी हुई होनी चाहिए, सेपरेट नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से सैक सेपरेशन है तो उसके लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ती है। और अगर ट्रीटमेंट वक्त पे हो गई तो बहुत से केसेस में सक्सेस अच्छे मिलते हैं। कई हिस्ट्रियाँ कई पेशेंट में इम्पॉर्टेंट रहती है, जैसे कि अगर पहले सीजेरियन हो गया है, पहले बेबी के लिए, बच्चे के लिए सीजेरियन हो गया है, तो सोनोग्राफी में हम 2 चीज़ें और देखती है। क्या जो सोनोग्राफी का स्कार है उसमें प्रेगनेंसी है, और दूसरी चीज को बोलते हैं प्लासेंटल यूटेराइन इन्वेजन। तो ये 2 चीजें देखनी पड़ती है। जिस पेशेंट में पहला सीजरियन स्कार थैली पे है उनमें ये 2 चीजें देखते हैं, मगर ये 2 चीजें एक्सट्रीमली रेयर है, यानी कि ये कॉमन नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती, मगर ये ऐसी चीज है जिसका पता लग सकता है और जिसके लिए ट्रीटमेंट वक्त पे चालू किया जा सकता है। तीसरा रहता है सर्विक्स, थैली का मुंह। सर्विक्स का मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर थैली का मुंह का मेजरमेंट कम है तो प्री मैच्योर्ड लेबर यानी कि अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। इस समय उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। अगर ये 32 mm से ज़्यादा है, 32 mm से ज़्यादा है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर 30 है तो उसको फॉलोअप करके देख लेते हैं ये कम हो रहा है। अगर 28 से कम है तो डेफिनेटली इसको शॉर्टनिंग हम बोलते हैं। ये जो मैंने वैल्यूज़ बोल दिए वो सेंटर से सेंटर और अलग अलग जगह अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन होता है वहाँ के पॉपुलेशन की वजह से। यूजुअली जो छोटे फाइब्रॉइड रहते हैं उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, वो वैसे ही रखे जाते हैं। मगर एक चीज़ होती है, वो फाइब्रॉइड
प्रेगनेंसी में ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड है हार्मोन्स को सेंसिटिव होते हैं, इसके लिए उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, उनके लोकेशन कहाँ है उसके भी ऊपर रहता है। अगर ऊपर फंडस में है तो ज़्यादा फिक्र नहीं है, मगर लोअर सेगमेंट में है तो डिलीवरी के टाइम उसका लोकेशन और साइज इंपॉर्टेंट रहता है और वो मेजर करना पड़ता है। और तीसरा ये ऑब्वियसली है कि प्रेगनेंसी कितनी है ये भी इधर पता चलता है, 1 है, 2 है या 3 है। तो फिर एक बार समराइज करें, 6 वीक, अभी मैं आपको सैक दिखा रहा हूं, वो सैक में एक व्हाइट डॉट आपको दिख रहा है, जहां से फीटस, ये जो व्हाइट डॉट है यहां से फीटस डेवलप होगा। और बाकी है सैक है जो पानी भरा होता है, उसमें प्लासेंटा डेवलपमेंट 7 वीक्स को होता है। 7 हफ्ते को क्या होता है, ये जो सैक रहता है उसमें फीटल पोल डेवलप हो जाता है, मगर हार्ट बीट 7 हफ्ते में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आप कैसी सोनोग्राफी करते हैं इस पे निर्भर होता है। अगर आप पेट पे सोनोग्राफी करते हैं तो दिखता है, मगर अगर पेट पे सोनोग्राफी करके नहीं दिखा तो अंदर से यानी कि योनि मार्ग से टीवीएस सोनोग्राफी करके देखना पड़ता है फीटल हार्ट दिखता है या नहीं है। नहीं तो कुछ दिन के बाद हम फॉलोअप करके देख सकते हैं, 1 हफ्ते के बाद। अगर 6-7 हफ्ते को नहीं दिखा, 8वें हफ्ते के तो 100% दिखता ही है अगर बेबी नॉर्मल है तो। और अगर 9वें हफ्ते तक फीटल हार्ट नहीं देखा, पीरियड्स रेगुलर है, तो ये थोड़ा गंभीर मामला हो सकता है, डॉक्टर आपको उसके ऊपर सलाह दे देंगे। ये फीटल हार्ट जो रहता है वो मेजर करने के लिए हम एम मोड इस्तेमाल करते हैं। एम इज फॉर मोशन, तो उस पर फीटल हार्ट की मोशन पता चलता है, हार्ट बीट कितने हैं ये भी पता चलता है। इस स्टेज में हार्ट बीट थोड़े ज़्यादा रहते हैं, 170 to 180 रहते हैं, वो बाद में कम होते जाते हैं। 11वें हफ्ते तक पूरा फीटल डेवलप हुआ होता है, आपको बोला मैंने। अभी उसको एम्ब्रियो नहीं बोलते, उसको फीटस बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोसिंथेसिस चालू हो चुका है, डिफरेंट ऑर्गन बनना चालू हो गया है। इसके लिए जो 11 हफ्ते का होता है उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है कि हेड डेवलप हो गया है नहीं, दूसरा गर्दन, स्पाइन, ये सब चीज़ें डेवलप होने चालू हो जाती है 11 हफ्ते का। तो बहुत सी चीज़ें 11 हफ्ते तक पता चलती है। फीटल हार्ट तो होना ही चाहिए। और अगर ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, थैली के बाजू में कुछ गांठ है, पानी की गांठ है, थैली में कुछ फाइब्रॉइड है, तो भी यहाँ इस स्टेज पे हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है और उसके बाद उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है या नहीं इसका हम सोचते हैं। अभी तक हमने देखा सोनोग्राफी कब से चालू करनी चाहिए, सोनोग्राफी में क्या दिखता है, सोनोग्राफी के क्या क्या फायदे हैं, सोनोग्राफी आपको कैसी मदद करती है आपके बच्चों के पे ऊपर निगरानी रखने के लिए। मगर आप ये जरूर सोचेंगे कि क्या ये सोनोग्राफी बच्चे के लिए सेफ है। ये तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि 100% प्रूव्ड, अभी तक इतना सालों में ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि इसका बच्चे पे कोई भी असर नहीं होता है। ये बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है, आपके लिए भी सेफ है, और आपको ये बहुत इंफॉर्मेशन भी देने वाली है। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी जांच है, करवानी चाहिए। अगर आपको 6 हफ्ते में आपने नहीं की होगी, ठीक है, 7वें हफ्ते करो। 7वें हफ्ते में या 8वें हफ्ते में करना है, क्योंकि आपको दिल की धड़कन मालूम पड़ेगी, वायबिलिटी, बच्चा जीवित है, ये इस समय पता चलता है। और उसके बाद में 10 हफ्ते के बाद ऑर्गेनोसिंथेसिस, मतलब डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होने चालू होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जांच चालू हो जाता है, जिसको हम बच्चे को डेवलपमेंटल स्कैन बोलते हैं, वो एंटी स्कैन से चालू होता है, जिसके बारे में हम जल्द ही दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका बहुत से दूसरा भी इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बोली कि जिनके पीरियड रेगुलर नहीं होते, जिनके अपने पीरियड याद नहीं आते, जिनको गर्भधारणा पहले बच्चे को जो दूध पिलाते हैं उस समय हो जाती है, यानी कि पीरियड आने के पहले, उस समय अगर आपको डिलीवरी का डेट चाहिए तो सबसे एक्यूरेट आप 8वें हफ्ते में जब दिल की धड़कन आती है तब बोल सकते हैं। अप टू 20 वीक तो सोनोग्राफी आपकी ड्यू डेट बोलने के लिए बहुत ही एक्यूरेट है।
और उसके बाद में एक्यूरेसी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। मगर सभी हफ्ते में जब भी आप अल्ट्रासाउंड करते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग रहता है। आज हमने जो बात की वो थी अर्ली प्रेगनेंसी की, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी, क्या क्या ख्याल रखना देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बहुत से लोग बहुत से एडवाइस देंगे, उनमें से आपको वही सुनना है जो आपके डॉक्टर और सोनोग्राफर बोलते हैं, सिर्फ वही सुनना, और आप वही आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की डेवलपमेंट जो रहती है, ऑर्गनों वे अलग अलग ऑर्गन जब डिफरेंट हो जाते हैं वो पहले 3 महीने में होते हैं। पहले 3 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये जांच एकदम ज़रूरी है। हमने आपको बहुत सी चीज़ें समझाई है, शायद आपको अच्छी लगेगी, ठीक लगेगी, तो आप दूसरों को बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ हम आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं। किस्मत आपकी जरूर साथ देगी। खुद का ख्याल रखना और खुद के साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना। जल्दी ही आपको दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपका और आपके बच्चे का।